Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is kinetic friction. हमने friction start किया था students. Just to begin with, we have started with friction. हमने friction का chapter start किया था. And friction chapter we have started कि it is an opposing force. Number 1 क्या था इसके बारे में? ये एक opposing force थी. Second, it comes into play due to relative motion. relative motion के कारण it comes into play relative motion और intention to move relative motion और intention to move के कारण ये force आती थी. Thirdly हमने क्या जाना था इसके बारे में? What is the third most important thing? Opposing था, relative motion था एंड इसकी टाइप्स जाने थे हमने. स्टैटिक को जिसके बारे में हमने पढ़ा था, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, मींस जितनी फोर्स लगाते थे उतनी ही फ्रिक्शन काउंटर फोर्स लगती थी. ठीक है, जैसे ये ब्लॉक था मान लीजिए, एंड इफ यू अप्लाई अ फोर्स तो उतनी ही काउंटर फोर्स लग जाती थी. इफ देयर आर टू ब्लॉक्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो ये हमेशा कैसे लगती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. एंड दिस इज फंडामेंटल फिनोमेना फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन रहेगी. इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल फोर्स टू द टू सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट. आज बात करेंगे स्टूडेंट्स हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन की. काइनेटिक मींस नाउ द मोशन हैज स्टार्टेड. हमने एक ग्राफ किया था, अगर आपको याद हो. देयर वाज वन ग्राफ वी स्टडीड अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में हमने एक ग्राफ स्टडी किया था. उसमें हमने देखा था कि स्टैटिक अप टू स्टैटिक इट रिमेन्स लाइक दैट. यहां तक उसकी एक लिमिट आती थी एंड आफ्टर दैट लिमिट इट स्टार्ट लाइक दैट. एक पर्टिकुलर पॉइंट जब उसका लिमिट पॉइंट आ जाता था देन इट्स स्टार्ट मूविंग लाइक दैट. इस पर्टिकुलर पॉइंट तक तो वो स्टैटिक रहता था. इस पॉइंट के बाद इज अ डायनामिक फ्रिक्शन. सो टुडे दैट डायनामिक फ्रिक्शन और काइनेटिक यू कैन से वी आर गोइंग टू स्टडी. क्या था वो? लेट्स सी नाउ. दैट इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट मूविंग और स्लाइडिंग. या तो इसमें स्लाइडिंग, हमने इसके दो टाइप्स देखे थे, स्लाइडिंग और यू कैन से काइनेटिक आल्सो टू दिस, एंड रोलिंग. रोलिंग इसका एक स्पेशल टाइप ऑफ केस है स्टूडेंट्स. दैट इज व्हेन बॉडी स्टार्ट्स रोलिंग. दैट इज लाइक यू कैन सी इन योर scooties, motorcycle, cars, buses, when they start moving on the road, that is basically a rolling friction. Or some wheels start moving on the road, then that is your basically a rolling friction. And sliding friction involves this thing, a certain block is just sliding, that is your sliding friction. स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये सरफेस ऑफ एरिया कॉन्टैक्ट है से KLMN, suppose here, अगेन ये अगर स्लाइड होगा तो ऑब्वियसली KLMN लाइक दैट. अगेन ये सरफेस हमेशा इसके टच में रहेगा, इस सरफेस के. लेकिन अगर हम रोलिंग की बात करें तो व्हाट ऑब्वियस है, व्हाट विल बी देयर, के सरफेस चेंज हो जाएगा. रोलिंग हो रही है, मानो ये ऐसे रोल कर रहा है, तो नाउ द के सरफेस विल बी हियर लाइक दैट, KLMN, लाइक इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन. तो ये रोलिंग का हम इस तरह से एग्जांपल समझ सकते हैं कि इन दिस पॉइंट इज ओनली इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस. जिस सरफेस को मूव कर रहा है, ओनली स्मॉल पॉइंट इज इन कॉन्टैक्ट विद दैट सरफेस. खैर, इसके बारे में हम जानते हैं अभी. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? व्हाट इज काइनेटिक? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग ओवर द अनदर बॉडी, व्हेन इट क्रॉसेस इट्स रेंज इवन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. हमें देखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो हाईएस्ट पॉइंट था, जहां पे फोर्स मैक्सिमम हो गई थी, देन देयर स्टार्ट्स द लिमिटिंग फ्रिक्शन. एंड उसके बाद स्टार्ट हुआ था हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन. मतलब बॉडी अब मूव करना शुरू कर गई, देयर इज अ मोशन. इट मींस क्या इसमें वेलोसिटी का फैक्टर काम करता है? अगर हम इसके मोशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या इसमें वेलोसिटी वाला फैक्टर काम करता है? यस, लिटिल बिट वेलोसिटी फैक्टर. ऑब्वियसली देयर इज अ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन relative velocity x
between two surfaces in contact, क्योंकि यहाँ अब काइनेटिक की बात हो रही है। अब ये स्लाइड करता जा रहा है यहाँ से, इस स्लाइडिंग, इस बॉक्स इज ए स्लाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली देयर मोशन इज देयर, सो देयर इज अ फैक्टर ऑफ वेलोसिटी विच इज देयर, रिलेटिव वेलोसिटी होती है जो हम इसमें देख पाते हैं। नाउ स्लाइडिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर हम कंपेयर करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, तो हमने ये देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का ही केस था लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज मींस force of static friction maximum is always more than that of sliding friction, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने का क्या तरीका था स्टूडेंट्स, सी वंस मोर, कोई भी फ्रिक्शन का टाइप हो, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। स्टैटिक में हमने एफएस लिखा था एंड वी हैव रिटन एफएस मैक्सिमम दैट इज लिमिटिंग equal to r, then fs maximum equal to mu sr and mu s था हमारा fs upon r. fs means maximum of static friction. Here this mu s is called coefficient of static friction. अब अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें, ये काइनेटिक की सिंपली वी कैन टेक काइनेटिक के लिए हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, काइनेटिक के लिए विल राइट दिस fk is proportional to r for kinetic. You can write ki also. Now here this is replaced by now mu kr, that is coefficient of kinetic friction, fki upon r, or you can say simply write like that. अब यहाँ क्या है कि mu s is always greater than the mu k, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, और रोलिंग फ्रिक्शन के केस में तो बिल्कुल डिफरेंट केस आएगा भी, लेट्स स्टडी दैट आल्सो। तो यहाँ तक आपको रिमेंबर करना है, अच्छे से समझना कि बेसिकली स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑफ इनर्शिया, उसको होता क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑफ रेस्ट हैज नॉट मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हैज बीन ओवरकम। एक तो नंबर 1 काम ये किया उसने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हैज बीन ओवरकम। दूसरा काम क्या किया उसने, दूसरा काम ये किया कि जो इरेगुलरिटीज थी ना, वो इरेगुलरिटीज को आपस में इंटरलॉक होने का टाइम नहीं मिला। हमने पढ़ा था फ्रिक्शन की थ्योरी में कि इरेगुलरिटीज अपने आप को लॉक कर लेती हैं, लेकिन अब यहां क्या हो रहा है, इरेगुलरिटीज इज नॉट इंटरलॉक इन प्रॉपर मैनर, इरेगुलरिटीज on the surfaces, on two surfaces cannot be interlocked in a way that it was interlocked in static friction. Static friction में interlocking थी उनके बीच में, ऐसे पक्की interlocking थी. Now that is not possible in case of motion. अब motion actually motion is there, तो motion के केस में वो possible नहीं हो पाएगा. Now let's move further. तो हमें स्लाइडिंग के बारे में क्या जाना, हमें जाना when a body actually slides over another body, frictional force which comes into play when one body actually slides over other. क्योंकि फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट फोर्स है, ऑब्वियसली इट नीड्स टू बी इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी. तो फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली साइड ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड, नाम से लग रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नाउ वी फर्दर मूव टू, अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहां तक हमने देखा अच्छे से, नाउ विल फर्दर मूव टू योर रोलिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे हम. रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग के एग्जांपल आप सिंपली यू कैन राइट एग्जांपल आल्सो. मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ वुड ओवर फ्लैट सरफेस, ये इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है. नाउ we'll consider rolling friction. Rolling friction का नाम आते ही, yes,
इट कम्स इनटू माइंड अबाउट सर्टेन रिंग, टायर्स आप रोज देखते हैं अपनी गाड़ी के, स्कूटी के, ऑब्वियसली दे स्टार्ट रोलिंग। तो एक इनके बीच में एक रोलिंग सी, मतलब हमें ये बताते हैं कि एक्चुअली जब आप खुद सोचें, जब स्कूटी मूव कर रहा है या गाड़ी मूव कर रही है तो ऑब्वियसली टायर का कौन सा हिस्सा जो है कॉन्टैक्ट पे आता है। इट इज ओनली दिस मच सरफेस विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द रोड। अब एक्चुअल कॉन्टैक्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना कम होता है। इससे क्लियर पता चलता है कि रोलिंग फ्रिक्शन को ऑपोजिशन कम मिलती है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। विल सी इट नाउ हाउ। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, rolling friction as its name says, when body actually rolls over the another body। जैसे आपकी स्कूटी अगर रोड पे चल रही है, एक्चुअली इट इज अ रोलिंग एक्शन, दैट इज योर रोलिंग फ्रिक्शन which comes into play when a body actually rolls over the another body, that is your rolling friction। Actually body moves, yeah, body is in motion in such a way, here the motion terms come, in such a way that it starts rolling over another body, rolling over another body। So it is a bit complex from sliding से और लिमिटिंग फ्रिक्शन से, it is bit complex। इसका ओरिजिन हल्का सा कॉम्प्लेक्स है। रीजन बीइंग, जब यहाँ रोलिंग हो रही, मोमेंटली डिफॉर्म्ड, बॉडी हल्की सी डिफॉर्म होती है। कैसे? लेट अस नो द कॉज। यहाँ आप देख रहे हैं दिस इज अ टायर ऑफ स्कूटी, यू कैन से कोई टायर विद एन एक्सल। सी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इट इज कॉजिंग अ डिप्रेशन इन द रोड। यहाँ पे हल्का सा डिप्रेशन क्रिएट करते हैं। इन टर्न उस डिप्रेशन के अगेंस्ट द बॉडी इटसेल्फ गेट कंप्रेस्ड, और बॉडी में कंप्रेशन हो जाता है हल्का सा, दैट इज रोलिंग बॉडी। यहाँ पे टायर कह लीजिए आप, टायर हुआ, उसमें हल्का से कंप्रेशन आएगा और यहाँ पे हल्का सा डिप्रेशन क्रिएट करते हैं वो रोड पे, सपोज, एंड वेरी लिटिल वन। एंड दिस डिप्रेशन, फॉर सिंप्लिसिटी हमने इसे थोड़ा बड़ा बना दिया। नो हियर KLM, हल्का सा जो डिप्रेशन है। नो व्हाट हैपेंस, बॉडी हमेशा क्या करेगी, अपने आप को इस पर्टिकुलर पॉइंट से डिटैच करेगी। मैंने आपको बताया था रोलिंग फ्रिक्शन के केस में ओनली दिस मच थिंग विल बी अटैच्ड टू द रोड, इतना सा ही अटैचमेंट होगा टायर का रोड से, नॉट द इंटायर सरफेस। एंड दिस कॉजेज वेट अपॉन एरिया, इसके वेट अपॉन एरिया से यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट होगा, उस डिप्रेशन से टायर पे कंप्रेशन क्रिएट होगा, एंड दैट विल कॉज दिस थिंग, होल थिंग। नाउ ये क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी है इस माउंट को, हल्का सा जो माउंट बने से इस पे जाना अपहिल, इट विल गोज अपहिल and it will continuously detach itself। ये ऐसे घूमता जाएगा, the body will keep on rolling, उसका सरफेस जो टच पे था वो भी घूमता जाएगा, and always it keeps on moving like that। तो हर पॉइंट पे वो अपने आप को डिटैच करेगा and tries to goes uphill। और इसके कारण क्या होगा, there is a force opposed by the forces of adhesion between the surfaces in contact। इसे अपोज करेंगी force of adhesion between the surfaces in contact, and this is the real cause of rolling friction, and this is the basic cause of rolling friction। rolling friction एक बार फिर से, it will cause depression here, अपने आप compress होगा, surfaces के बीच में force of adhesion लगेगी, ये हर बार उसको क्या करेगा, goes uphill और अपने आप को detach करता रहेगा, and finally this is the basic cause of rolling friction। but mind it, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ योर स्टैटिक फ्रिक्शन इज मच ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ या आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन हुआ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में काफ़ी सारी एनर्जी लगती है। ऑब्वियसली बॉडी मूव करती है, स्लाइड करती है, लेकिन एनर्जी बहुत लगती है, बहुत फोर्स लगता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए जो हैवी ट्रक्स होते हैं, हैवी लोड्स होते हैं, उसे ओवरकम करने के लिए, स्लाइडिंग को ओवरकम करने के लिए वी कन्वर्ट इट टू रोलिंग, एंड रोलिंग कन्वर्ट करने के लिए वी यूज द बेसिकली टायर्स यूज करते हैं। अब हो क्या रहा है इसमें, मेरे को एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हाई वी कन्वर्ट दिस इनटू, इसे हमें रोलिंग फ्रिक्शन में क्यों बदलना पड़ता है, ऐसा क्या हो गया कि व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन
क्योंकि उसमें भी मोशन है, फिर भी हमें उसे रोलिंग फ्रिक्शन में ही क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है? व्हाई वी नीड दिस? द रीजन बीइंग, इन रोलिंग फ्रिक्शन अब आपको ऑपोजिशन कम मिलती है एज कंपेयर टू स्टैटिक एंड स्लाइडिंग। ऑपोजिशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स is much lesser compared to sliding and static। स्टैटिक से तो बहुत ज़्यादा कम है। अब वो कह रहा है अगर बॉडी स्लाइड कर रही थी, स्पोर्ट्स बॉडी का वेट रख लीजिए 30 kg, एंड इफ आई पुट हेयर, यहाँ पे एक घूमने वाला चक्का लगा लीजिए, एंड इट्स वेट इज हेयर pulley, you can say, here it is 3 kg। now when it is continuously moving, अगर ये मूव कर रहा है किसी सोर्स से, so what will happen? it will now be easily able to move this thing। या दूसरे वे में आप ऐसे कह सकते हैं इसे, to make it more precise, कि इसे अब जैसे ये बक्सा आप ऐसे हिला रहे हैं यूजिंग फोर्स, मच ग्रेटर फोर्स, से 100 न्यूटन, लेकिन जब यहाँ पे आप अगर if you put tire over here, the force will be less, यहाँ 10 न्यूटन लगी। otherwise if you are applying 100 न्यूटन for just sliding it, the force will 10 न्यूटन for this। तो obviously इस केस में coefficient of friction जो होगा किसका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन को इतनी ज़्यादा अपोजिशन नहीं मिलती है। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, यू शुड कीप द टायर्स ऑफ योर स्कूटी कार्स फुली इन्फ्लेटेड। उससे क्या होगा, आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन भी थोड़ा बहुत अगर मिलता था कम हवा होने के कारण टायर की, वो भी बहुत कम मिलेगा, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूसेस इफ द टायर्स ऑफ कार स्कूटी इज फुली इन्फ्लेटेड। उन्हें पूरी हवा भरी होगी तो रोलिंग फ्रिक्शन भी कम मिलेगा। समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड व्हाई द टायर शुड बी फुली इन्फ्लेटेड। तो आप बोल सकते हैं टायर शुड बी फुली इन्फ्लेटेड बिकॉज इट विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रोलिंग friction। and lastly I just want to repeat that laws of limiting friction क्या थे, that is simply कि again any type of coefficient, हमने कहा था coefficient of friction किसके बराबर होता है, force of friction is equal to reaction R, and in turn हम यूज करते थे coefficient that is mu R, और mu is equal to F upon R। it is valid for all kind of friction, static हो kinetic हो। रोलिंग में डिफरेंट हल्का सा केस है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आर, नो डाउट, बट यहाँ एक और चीज हमारे सामने आती है, इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ बॉडी, क्योंकि यहाँ बॉडी जो होगी वो सर्कुलर शेप में है, रिंग शेप में है। सो हियर एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन आर, एंड एफ इज प्रोपोर्शनल टू म्यू आर इक्वल टू म्यू आर आर अपॉन आर, इंप्लाइज म्यू आर यहाँ पे आ जाता है एफ इंटू आर अपॉन आर। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन विच इज मच लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स इट इज वेरी क्लियर। फ्रिक्शन में हमने क्या जाना अभी तक, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स थी, अपोजिंग फोर्स में हमने जाना जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो ऑब्वियसली कैसा एक्ट कर रहा था, जितनी फोर्स लग रही थी उतने ही काउंटर फोर्स फ्रिक्शन लगा रहा था। फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन आया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑब्वियसली उसका जो कोफिशिएंट था वो अपने रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जब हम बात करते रहे तो हमें लगा कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इट इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आगे रोलिंग फ्रिक्शन की बात की तो रोलिंग फ्रिक्शन की जो ऑपोजिशन मिलती है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। सो रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स thoroughly and precisely, students।